हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल नॉन मेडिकल और आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पैडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला कि एक व्यक्ति की औसतन बुद्धि लब्धि होती है। द एवरेज आईक्यू ऑफ ए पर्सन इज। तो एवरेज आईक्यू कितना होता है एक पर्सन का? क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 90 से लेकर 110 तक जो है एक व्यक्ति की औसतन बुद्धि लब्धि होती है। एवरेज आईक्यू जो होता है एक पर्सन का वो 90 से लेकर 110 तक होता है। अगला प्रश्न है, स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्यधि है जिसे डैश कहते हैं। विड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज ए डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज़ नोन एज। तो स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्यधि है जिसे डैश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। स्वलीनता कहते हैं उसे, ऑटोइज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये जितने भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो एचपी बोस धर्मशाला ने जारी की थी। अगला है, जब व्यक्ति अपनी कमियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराते हैं इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो जब व्यक्ति अपनी कमियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रक्षेपण कहते हैं उसे, प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। व्हेन वन ट्राई टू एट्रीब्यूट वंस ओन लैप्स ऑन समबॉडी एल्स दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोजेक्शन। जब व्यक्ति अपनी कमियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराते हैं इस प्रक्रिया को प्रक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोकेन, निकोटीन और तंबाकू एक डैश पदार्थ हैं। कोकेन, निकोटीन एंड टोबैको आर डैश। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। उत्तेजक है, ये स्टिमुलेंट्स है। क्या है? कोकेन, निकोटीन और तंबाकू जो है एक उत्तेजक पदार्थ है। कोकेन, निकोटीन एंड टोबैको आर स्टिमुलेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शेल्डन ने शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? तो शेल्डन ने शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 3 भागों में बांटा है। इन हाउ मेनी टाइप्स डिड शेल्डन डिवाइड्स द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड। इन्होंने 3 भागों में बांटा था। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में बच्चे ये समझने लगते हैं कि नियम लोगों के बीच आपसी सहयोग से बनते हैं ना कि किसी सत्ता से प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। स्वायत्ता उन्मुक्तता, ऑटोनोमस ओरिएंटेशन के कारण वो बच्चा जो होता है वो इस अवस्था में ये समझने लगते हैं कि नियम लोगों के बीच आपसी सहयोग से बनते हैं ना कि किसी सत्ता से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ये आवश्यक नहीं कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशीलता भी हो, सृजनात्मक विचार उस व्यक्ति में भी उत्पन्न हो सकते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक ना हो। ये किसने कहा? ये किसकी स्टेटमेंट है? हु सेड पर्सन्स विद हाई आईक्यू वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव। क्रिएटिव आइडियाज कुड कम फ्रॉम द पर्सन हु डिड नॉट हैव ए वेरी हाई आई क्यू। तो ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये टर्मन ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये धारणा किसकी है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः हो जाता है? ये किसकी स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। एन चॉम्स्की ने ये कहा है कि language development is just like physical maturation. If given adequate care it just happens to the child. ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पालन की कौन सी शैली के परिणाम स्वरूप बच्चे आक्रामक, स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम तथा उत्तरदायित्वों से दूर भागने वाले होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। उदार अनुज्ञात्मक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, प्राचीन अनुमंदिर में भोजन को किस नाम से जाना जाता है? इन क्लासिकल कंडीशनिंग फूड इज नोन एज। तो प्राचीन अनुमंदिर में भोजन को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अनुबंधित उद्दीपक, अनकंडीशनड स्टिमुलस के नाम से जाना जाता है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग द फूड इज नोन एज अनकंडीशनड
स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्वलक है? ए पॉजिटिव रीइंफोर्सर इज। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 111 का जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। पुरस्कार जो है, रिवॉर्ड जो है वो आपके पॉजिटिव रीइंफोर्सर हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, एसटीएम से तात्पर्य है? तो एसटीएम स्टैंड्स फॉर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। एसटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, रोजर्स के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा डैश में है? डैश इज द सेंट्रल कंसेप्ट इन रोजर्स थ्योरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आत्म जो है, रोजर्स के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? आत्म है, सेल्फ है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि फ्राइड ने व्यक्तित्व के मॉडल की संरचना की जिसके 3 भाग है, इदम, अहम और डैश। तो फ्राइड कंस्ट्रक्टेड ए मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विद 3 पार्ट्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुपर ईगो जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण का अंतरण डैश परिस्थिति में आसान होता है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज ईजियर इन। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज ईजियर इन ये कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। एक समान होती है सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन में। अगला है, मनोविज्ञान की कौन सी विचारधारा ने संवेदना, प्रतिमाओं और अनुभवों के आधारभूत तत्वों की पहचान करने की कोशिश की है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, संरचनावाद। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग योजना बनाने, निर्णय लेने और भाषा से संबंधित पहलुओं में योगदान करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लोब ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। कौन है? फ्रंटल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ललाट पाली जो है वो मस्तिष्क का भाग है जो योजना बनाने, निर्णय लेने और भाषा से संबंधित पहलुओं में योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक अंति सुरक्षित बच्चा क्या प्रदर्शित करने की कोशिश करता है? ए ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले। तो वो एक ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड जो है वो क्या प्रदर्शित करने की कोशिश करता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, आक्रामकता, एग्रेसिवनेस जो है वो आपको वो प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। अगला है, मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो द ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड इन साइकोलॉजी इज। तो प्राचीनतम विधि कौन है जो मनोविज्ञान में प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अंतर्निरीक्षण है। इंट्रोस्पेक्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज। तो बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है, ये किया जा सकता है अमूर्त रूप से चिंतन करने और अनुभवों से सीखने की योग्यता को। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। गर्भाधान के 2 से 8 सप्ताह के बीच के काल को डैश कहा जाता है? तो ड्यूरिंग कंसेप्शन पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक्स इज नोन है। तो गर्भाधान के 2 से 8 सप्ताह के बीच के काल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, भ्रूण काल कहते हैं, एम्ब्रायोनिक कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोसीजर इन विच एक्सिस्टिंग स्कीमा इज चेंज्ड बाई एडिंग और इंक्लूजन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, आत्मसातकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं उसे। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं या आत्मसातकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता को मापने हेतु किया जाता है? विच यूनिट इज यूज टू मेजर हेयरिंग कैपेसिटी। तो डेसिबल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 16PF परीक्षण जो है वो आपका व्यक्तिगत मूल्यांकन का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, हर्ष, क्रोध, भय तथा आश्चर्य को डैश कहा जाता है? जॉय, एंगर, फेयर एंड सरप्राइज आर कोल्ड। तो इन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, संवेग कहते हैं, इमोशंस कहते हैं। अगला है, वे प्रक्रिया जिसमें यादृच्छिक
क्रम में प्रस्तुत शब्दों को पुनः स्मरण संगठित वर्गानुसार किया जाता है। तो द प्रोसेस इन विच द रैंडमली प्रेजेंटेड वर्ड्स आर रिकॉल्ड इन ऑर्गेनाइज कैटेगरी वाइज मैनर इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर डी है, वर्ग गुच्छन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग गुच्छन कहते हैं, कैटेगरी क्लस्टरिंग कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एरिक्सन द्वारा प्रस्तावित मनोसामाजिक विकास के चरणों में अंतरंगता एवं अलगाव के बीच अंतर्द्वंद का अनुभव व्यक्ति किस अवस्था में करता है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये करता है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में, अर्ली एडल्टहुड में। अगला है, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोलॉजी हैज़ बीन कंसीडर्ड ए साइंस सिंस। तो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? और क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1800 के अंत तक जो था वो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिला था और साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा मिला था। कब? 1800 के अंत तक। अगला है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे किस वर्गीकरण में रखा जाएगा? इन विच क्लासिफिकेशन वुड ए चाइल्ड विद इंटेलिजेंस कोशेंट IQ जो है उसका 105, तो उसे किस वर्गीकरण में रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उसे उच्च औसतन बुद्धि में रखा जाएगा, अबव एवरेज इंटेलिजेंस में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम मॉडल किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? इनसाइट लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय। तो इनसाइट लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय, ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? अंतर्दृष्टि अधिगम मॉडल जो था वो किया गया था आपका कोहलर द्वारा। किसके? कोहलर द्वारा जो था इनसाइट लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय कोहलर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की स्ट्रीम वालों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप HP टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।